हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी एसटीएस फील्ड प्रोफेसर एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर का पार्ट था, वो पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जो हमने कल किया था, कल के डेट में, जिसमें हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हमने डिस्कस किए थे, जो कि 2025 में कंडक्ट हुआ था एग्जाम। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पूंजी की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केई का मतलब क्या होता है, केई किसे दर्शाता है। केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कि ये केडी की बात करता है, ये केडी की बात करता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई से डिनोट करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे आपसे जो वो कॉस्ट ऑफ डेप्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केई को डिनोट किससे करते हैं, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि केई को डिनोट करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दर्शाता है। बाकी की बात करें हम तो केडी जो है वो कॉस्ट ऑफ डेप्ट और केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ केपी था, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस था यहाँ पर, है ना। ये था हमारा ए और स्मॉल पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 360 डिग्री मूल्यांकन का संबंध किससे होता है। 360 का मतलब होता है, एक तरीके से हम बात करें तो किसी भी कर्मचारी का ऑल ओवर अप्रेजल करना, कहीं ना कहीं उसकी जांच करना, है ना। ठीक है, तो इसमें हम एक कर्मचारी का पूरा डेवलपमेंट, जितने भी वो सारी चीजें काम करता है, यानी कि कैसा उसका बॉस के साथ व्यवहार, है ना, पर्यवेक्षकों के साथ व्यवहार, ग्राहकों के साथ क्या व्यवहार, ये सारी चीजों को जब हम किसी कर्मचारी की जांचते हैं तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का ही मतलब हो गया कि ऑल ओवर डेवलपमेंट की हम उसकी बात करके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी 360 डिग्री मूल्यांकन जो होता है वो एचआरएम का यानी कि मानव संसाधन प्रबंध की एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम एक कर्मचारी का मूल्यांकन उसके बॉस, उसके जो सहकर्मी होते हैं, उसके साथ जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट जो होते हैं यानी कि जिनकी वो गाइडेंस पर काम कर रहा होता है, अधीनस्थों, और यहाँ तक कि ग्राहकों, यानी सब तरफ से हम उसकी जो वो ऑल ओवर डेवलपमेंट मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, हम जांचते हैं कि जो काम वो कर रहा है कहीं ना कहीं उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, है ना, कैसा रहता है। तो वो मूल्यांकन हम यहाँ पर करके चलते हैं। ठीक है, एक है उदासीनता वक्र, जो कि मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। तो जो उदासीनता वक्र होता है, मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, वो कैसा होता है, उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल का मतलब क्या कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। यह घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण होता है। घटती हुई प्रतिस्थापन सीमांत दर का मतलब क्या होता है कि हम अगर मान लीजिए एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है, कहीं ना कहीं हमें अगर एक्स वस्तु का प्रोडक्शन, एक्स वस्तु का कंजम्पशन हमें बढ़ाना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वाई वस्तु का कंजम्पशन गिराएंगे। क्यों? क्योंकि एक लिमिट होती है हर किसी चीज की, है ना। तो अगर हमने एक वस्तु का प्रोडक्शन गिराना है तो बाई का हम बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक वस्तु की मात्रा को हमें बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, उसी को कहते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, इसीलिए जो है कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किन संस्थानों की स्थापना हुई थी। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें किन चीजों का उद्गम हुआ था, एक तरीके से हम बात करें तो वहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का उद्गम हुआ था, यानी कि 1944 में ये हुआ था, जिसमें 44 ही कंट्री थी, यानी कि 44 ही देश थे जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था उस समय। ठीक है, यानी कि 1944 में 44 देशों ने पार्टिसिपेशन किया था, जो कि ब्रेटन वुड्स में हुआ था यूएसए में। ठीक है, ये यूएसए में हुआ था, जिस जहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मतलब आईवीआरडी, है ना, आईवीआरडी, इनकी स्थापना जो है वो वहां पर हुई थी। ठीक है, जो कि 1944 में हमने आपको बता ही दिया यहाँ पर।
आईवीआरडी और आईएमएफ की स्थापना हुई थी, जिसको आईवीआरडी को क्या है, वर्ल्ड बैंक हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोड यदि 15 हो, मीडियन यदि 12 हो, तो मीन की वैल्यू क्या होगी। देखो, मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। यही पढ़ते स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर हमें मोड दे रखा है पहले से ही, तो मैं यहाँ पर पुट करूँ, जैसे कि मोड 15 दे रखा है, इजिकल टू 3 मीडियन, मीडियन कितना दे रखा है 12, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 मीडियन को ब्रैकेट में लिखेंगे 12 को, माइनस 2 मीन, मीन तो है ही नहीं हमारे पास, तो 2m लिख देंगे इसको, ठीक है, 2m लिख देंगे इसको। अब इसको सॉल्व करें तो 15 इजिकल टू 12 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2m, ठीक है। अब 2m इधर आ जाएगा, यानी कि 2m बराबर 36 माइनस 15, इधर माइनस हो जाएगा इधर जाके, ठीक है, क्योंकि ये इजिकल टू में इधर था। अब यहाँ और सॉल्व करें इसको, तो m बराबर कितना आएगा, यानी कि 2m बराबर आएगा हमारा 36 में से 15 गया तो ये आएगा 15 21, है ना, ये आएगा 21। तो m बराबर 21 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 10.5, ठीक है, ये आएगा 10.5, जो भी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी दे रखा है। भारत में CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व किस कंपनी अधिनियम के तहत होता है। तो ये सेक्शन जो है इसका वो 135 है, जिसमें ये अनिवार्य किया गया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था जिसका टर्नओवर जो वो 500 करोड़ प्रॉफिट अर्न करती है, वो 2000 करोड़ या 1000 करोड़ का टर्नओवर, जो भी इसकी लिमिटेशन दे रखी है, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। उसमें एक ऐसा कहा गया है कि ऐसी कंपनी जो कि इतना इसका टर्नओवर हो, है ना, वो सारी चीजें, तो उसको 2% अपने प्रॉफिट का जो वो कहीं ना कहीं CSR में खर्च करना होगा, ठीक है। 135 सेक्शन है, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार कुछ निश्चित कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ निकालेगी, उसका कम से कम 2%, सॉरी मैंने यहाँ पर, हाँ सही है, 2% वो CSR की गतिविधियों पर खर्च करेगी। 1 मिनट में यहाँ पर आपको जो है वो कंफर्म करा दूं कि क्या इसकी लिमिटेशन है, यानी कि CSR में कौन सी कंपनी आएगी, क्या उनका टर्नओवर रहता है, ठीक है, CSR में कौन कौन सी लिमिटेशन है। वेट अ मिनट, क्योंकि आप यहीं से नोट कर सकते हैं ना। देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर दूं कि उसकी नेटवर्थ जो है, किसी भी कंपनी की नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ उसकी 500 करोड़ हो, 500 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। पिछले 3 वर्षों के डाटा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये तो वित्तीय वर्ष है हमारा, ये तो हमारे वित्तीय वर्ष की शर्तें हैं ना, यानी कि वित्तीय वर्ष कौन सा जिसमें वो टैक्स पे करेगी, वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 500 करोड़ की इसकी नेटवर्थ हो गई। टर्नओवर जो है इसका इसका टर्नओवर जो है, वो टर्नओवर इसका 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये तो इजिकल टू रहेगा ही रहेगा, टर्नओवर 1000 करोड़ है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब उसका जो शुद्ध लाभ है, यानी कि नेट प्रॉफिट है उस फर्म का, वो नेट प्रॉफिट भी इसका जो है वो मोर देन और इक्वल टू किसके, 5 करोड़ के बराबर हो, ठीक है, 5 करोड़ के बराबर हो। तब कंपनी ये देखेगी कि इतना, अगर उसका नेटवर्थ है 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का टर्नओवर है उसका, और 500, वो 5 करोड़ वो नेट प्रॉफिट अर्न करती है अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस कंपनी को पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट देखने पड़ेंगे, पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट देखने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, जैसे कि देखो, इस वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो कि मैं बात करूं यहाँ पर, ये है हमारा 2024-25, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
उससे पहले कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने, सपोज कीजिए। ये तो आप शर्तें नोट कर लेना ये वाली, ठीक है जी। अब 2023-24 में कंपनी ने 10 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया। वहीं 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है वो कंपनी, सपोज कीजिए 2022-23 में। तो पिछले 3 वर्षों की प्रॉफिट हमने यहाँ पर देख लिए कितने हुए उसके, मान लीजिए यानी कि 20 करोड़ हुआ टोटल, है ना, पिछले 3 वर्षों का। अब इसका एवरेज लेंगे, एवरेज मतलब 3 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, है ना, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 6.67 करोड़ आएगा समथिंग, ठीक है। इस 6.67 करोड़ का 2%, यानी कि 2/100 करेंगे इसका 2%, जो भी निकलेगा इसका वो इसको CSR पे स्पेंड करना होगा, ठीक है। ये इसका फंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि आय किस धारा के तहत कर मुक्त मानी जाती है। तो इसका सेक्शन है 10 सबसेक्शन 1, जिसमें कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था जो कि भारत में स्थित है और कृषि भूमि से अगर वो इनकम अर्न करती है, तो वो 10 सबसेक्शन 1 में कर मुक्त मानी जाती है ना। कुछ इसकी बेसिक शर्तें होती है जो कि जिनको वो पूरा करेगी। अगला क्वेश्चन है कि जब RBI वाणिज्यिक बैंकों से कुछ अल्प अवधि के लिए यानी कि कम समय के लिए, ये अल्प अवधि कौन सी है, जो कि एक मिडनाइट के लिए भी लेती है ना, वाणिज्यिक बैंकों से, तो उस दर को हम क्या कहते हैं। जब RBI लोन ले रही है किनसे, वाणिज्यिक बैंकों से। वाणिज्यिक बैंक कौन सी होती है अपनी, वही जो कि SBI हो गया, है ना, और जो केनरा बैंक हो गया, ये सारी बैंकें हमारी RBI के अंडर आती है, वो हमारी वाणिज्यिक बैंकें कहती है। तो जब RBI लोन लेता है वाणिज्यिक बैंकों से, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और जब वाणिज्यिक बैंक RBI से लोन ले वालों, तो उसको कहेंगे हम रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है किससे, रिवर्स रेपो रेट से। ये कम होता है इसके कंपेरिजन में हम बात करें तो, ठीक है। ये ज्यादा रहता है किससे, रिवर्स से, क्योंकि RBI कम ब्याज पे पैसा लेता है, वहीं जब वाणिज्यिक बैंकों को देता है तो वो ज्यादा ब्याज पे देता है, ठीक है। तो रेपो रेट का मतलब क्या था, जब बैंक RBI से उधार लेती है, और रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जब जब RBI बैंकों से अपना पैसा उधार लेती है, या फिर बैंक RBI के पास अपना पैसा रख देती है, ठीक है। उत्पादन जीवन चक्र किस अवस्था में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। उत्पादन जीवन जीवन चक्र मतलब PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो एक बनने से लेकर और मार्केट की डिक्लाइनिंग कंडीशन तक जाता है, यानी कि मैं अगर बात करूं तो इंट्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद आती है ग्रोथ, उसकी ग्रोथ उसकी सेकंड में आती है, ठीक है। और थर्ड उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, और डिक्लाइनिंग पीरियड होता है उसका 4th नंबर पे, जहां पर वो प्रोडक्ट की सेल काफी हद तक गिर जाती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सेल उसकी बढ़ती है, ग्रोथ में और ज्यादा स्पीड से बढ़ती है, मैच्योरिटी पीरियड में एक पीक पर पहुंच जाती है, एक पीक पर पहुंच जाती है, और उसके बाद डिक्लाइनिंग पीरियड जैसे ही आता है उसका, तो उसकी सेल गिरने लग जाती है, ठीक है। ये होता है किसी भी प्रोडक्ट की साइकिल पीरियड, ठीक है। यानी कि ग्रोथ स्टेज में जब कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी जो ज्यादा फास्टली तरीके से सेल उसकी बढ़ रही होती है, बट यहाँ पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैच्योरिटी पीरियड में जब कोई भी प्रोडक्ट होगा तब प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यानी मैच्योरिटी पीरियड में बिक्री अपनी चरम सीमा पर यानी पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहां पर ग्रोथ स्टेज में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लाभ की मात्रा अक्सर परिपक्वता में ज्यादा रहती है, बट है ना, परिपक्वता अवधि में ज्यादा रहती है। मैच्योरिटी पीरियड भी हमसे यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उत्पाद जो है स्थापित हो चुका होता है, यानी कि कंप्लीटली मार्केट में आ चुका होता है वो प्रोडक्ट। समविच्छेद बिंदु क्या होता है, समविच्छेद बिंदु का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर लो प्रॉफिट, जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस हो, नो लॉस हो, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो टोटल रेवेन्यू इजिकल टू टोटल कॉस्ट, ये तो नहीं हो सकता। टोटल रेवेन्यू
से ज़्यादा टोटल कॉस्ट हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इजिकल टू यानी कि दोनों नो प्रॉफिट नो लॉस हो, यानी कि जहाँ पर हमारी कॉस्ट किसके बराबर रहती है, रेवेन्यू के बराबर रहती है। जितना हम कमा रहे हैं उतना ही एक तरीके से हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू हमारा यानी कि प्रॉफिट हमारे बराबर है कॉस्ट के। हाँ, ये हमारा राइट आंसर इसका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना ही लॉस कमा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट की इसमें बात होती ही नहीं है, ठीक है। टी आर इक्वल टू टी सी होगा। गार्डनर बनाम मर्रे नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो गार्डनर बनाम मर्रे जो नियम लागू होता है वो इंसॉल्वेंसी के केस में लागू होता है। इंसॉल्वेंसी का केस कौन सा होता है कि मान लीजिए चार लोग किसी भी फर्म में जो साझेदार हैं, चार लोग किसी भी फर्म में साझेदार है। अब उनमें से कुछ लोग, जब फर्म का विघटन होता है तो मान लो एक बंदे का दिवाला निकल जाता है। दिवाला निकलने से मतलब क्या है कि अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसके हिस्से में जो भी लॉस आया वो वहन कर पाए। तो क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, जो इस फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसका लॉस अपने पूंजी के अनुपात में, अपने पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं गार्डनर बनाम मर्रे नियम लागू हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो लोग साझेदार होते हैं फर्म में, उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उस लॉस को वहन कर सके, तो वो तो निकल जाता है बंदा, है ना। बट जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाते हैं, जो कैपेबल है बंदा देने के लिए, तो वो अपने पूंजी के अनुपात में उस लॉस को वहन करते हैं। तो यानी कि इंसॉल्वेंसी का केस होता है वो, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो ये हमेशा जो भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा सीएजी की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। तो यही थे आज की क्लास के हमारे जो वो 12 क्वेश्चन। कल की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन किए, यानी टोटल मिला के हमने 20 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।